दिल्ली में आया वैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में 1.5 लाख कैमरे लगवा दिए पूरी दिल्ली में। किसी ने पूछ लिया, मैंने कहा केजरीवाल जी इतने कैमरों की जरूरत क्या थी दिल्ली में? बोले जी जिसका दिल आता है थप्पड़ मार के चल देता है, पता ही नहीं चलता कौन मार गया। अब पता चल जाएगा कि भी मैं दे देता हूं, उसके बाद अपने रंग में मैं आऊंगा कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े। हाथों को खोल लीजिएगा, शुभकामनाओं की पंक्ति आपको दे रहा हूं कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, वैर भाव को भूल सके हम ऐसी ही कुछ भंग चढ़े, और जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग चढ़े। सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग चढ़े। हालांकि देशभक्ति की बहुत बढ़िया कविता प्रीति जी सुना करके गई। मैं वीर रस नहीं लिखता, क्योंकि वीर रस का कवि आती सबसे पहले कहता पाकिस्तान तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे ऊपर हिमालय धकेल दूंगा। अपनी अटैची उठाई नहीं जाती। जितने वीर रस के कवि देखोगे सब 30-40 किलो से ज्यादा गेंद मिलेंगे। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते, क्योंकि पाकिस्तान को अगर कोई निपटा सकता है तो हिंदुस्तान का एक ही व्यक्ति है। उन्होंने पूछा जी कौन? मैंने कहा जी राहुल गांधी। उन्होंने कहा वो कैसी? मैंने कहा जिसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी। तालियां एक बार बजा दीजिए सारे मिलकर के। अशोक जी से माफी मैं बाद में मांग लूंगा, क्योंकि इस वक्त मंच की बात है। तो आज मंच पर हमारे 5 कवि विराजमान है और एक कवित्री विराजमान है। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे 5 पांडव हैं और एक माता कुंती है। देखो हम तो सम्मान की बात करते हैं। देखो दिल्ली से आए हैं, हम तो नारी का सम्मान करना जानते हैं, सम्मान कैसे किया जाता है। अभी दिल्ली में आया वैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में 1.5 लाख कैमरे लगवा दिए पूरी दिल्ली में। किसी ने पूछ लिया, मैंने कहा केजरीवाल जी इतने कैमरों की जरूरत क्या थी दिल्ली में? बोले जी जिसका दिल आता है थप्पड़ मार के चल देता है, पता ही नहीं चलता कौन मार गया। अब पता चल जाएगा। तो अच्छा आ रहे हो, मुझे लगा मुझे निपटाने के लिए आए हो। तो अभी हमारे अब संचालक जो बन गए हैं नए लटूरी लट जी, बहुत बढ़िया काव्य पाठ करके गए। ये हिंदुस्तान के चोटी के कवि हैं। वो अलग बात है कि चोटी वाली जगह साफ हो गई और सबसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं, और इनसे पूछते हैं कि तुम्हारे बाल बचे ही कितने हैं। अच्छा इस चांद की वजह से ने करवा चौथ को सारा दिन टोपी पहननी पड़ती है। कभी घरवाली इस चांद को देख के व्रत न तोड़ दे। एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप। हिंदी की बात की, संस्कारों की बात की, लटूरी लट जी ने बहुत शानदार। देखो हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। हमारे देश में चीनी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। हमारे देश में अंग्रेजी बोली नहीं जाती, पी जाती है। लेकिन अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो अशोक जी एक बार उसे बोल दो कि हिंदी में समझाऊं क्या? कहता नहीं समझ गया बस। इतनी सशक्त हमारी शक्तिशाली भाषा है, उसका हम प्रयोग ना करके हम अंग्रेजी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मैं वहीं से बात अपनी प्रारंभ करता हूं कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले, विदेशों से मुझे बात याद आ गई, 2 अंग्रेज इंडिया में आ गए। पहला बोला मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे, दूसरा बोला मेरे बाथरूम में 20 लाख रुपए लगे हैं। वहीं अपने एक राजस्थान का ताऊ बैठा था, बोला जी मैं सुबेरे लोटा लेके जिस खेत में जाता हूं उसकी कीमत 7 करोड़ है, और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। तो राजस्थान का आदमी निपटा देता है किसी को भी। तो हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में जो उसे जवाब दिया, वो जवाब आपके मन का जवाब था। तब दोनों हाथ एक बार खोल दीजिएगा कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। ये तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है
बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साढ़े तंबाकू कूट रहे थे। तंबाकू नहीं कूटनी, तालियां बजानी। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, हमारे जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उन सबके सम्मान में पढ़ता हूँ कि बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती। बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती। अगर हो नींव ताकतवर इमारत हिल नहीं सकती। और जमाने का बड़ा दस्तूर, बस ये याद रख लेना, बुजुर्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती। बुजुर्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती। मुझे तो ईश्वर ने देखो अग्रवाल समाज में जन्म दिया। अशोक जी 52 बुद्धि लेकर के हम पैदा हुए हैं दोनों ही। एक अग्रवाल का नंबर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पे लग गया। पहले प्रश्न में उसने कहा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूं। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोला फोन ए फ्रेंड। बोले किससे बात करेंगे? बोला जी मैं रामलाल से बात करूंगा। अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? अग्रवाल जी बोले उत्तर गया भाड़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा, कम से कम आपका तो उठाएगा। अपन तो भाई साहब ऐसे ही निपटा देते हैं कैसे। तो भाई साहब अच्छा, हादसे के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 2 पंक्तियों में हादसे निकलता है। मैं अपने मकान मालिक से बोला, मैं अपने मकान मालिक से बोला, एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था। गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। तो किसी को भी कैसे भी निपटा सकते हैं। लटोरी लट जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काव्य पाठ इन्होंने किया। पहली बार दिल्ली की बहुत मशहूर तिहाड़ जेल है, आप में से किस किस ने नाम सुना उसका? दिल्ली की तिहाड़ जेल बहुत फेमस है, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ किस किस ने सुना नाम? सबने सुना हुआ है, अखबार सब पढ़ते। तो पहली बार मुझे लटोरी लट जी वही मिले थे दिल्ली की तिहाड़ जेल में। नहीं वह कवि सम्मेलन था, आप इनके चरित्र पर संदेह ना करें। तो मैं जब कवि सम्मेलन करके बाहर निकला तो भाई साहब एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट मांग ली। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ जेल में काम करते हो? बोला नहीं मैं जेल में काम नहीं करता। मैंने कहा अच्छा आपका कोई रिश्तेदार बंद होगा? नो बोला नहीं भाई साहब मैं खुद ही बंद था, आज ही छूटा हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? बोला जेब काटता हूँ। मैं घबराया भाई साहब, जेब में 8100 रुपये रखे थे। मगर कभी मामला साफ कर दिया हो। मेरी घबराहट देख के बोला कवि जी बिल्कुल मत घबराओ, घर जाके अपने 8100 पूरे गिन लेना। मैंने कहा यार इसे कैसे पता लगा? घबराहट दुगनी हो गई। उसी घबराहट में लाल बत्ती पार करके ट्रैफिक वाले ने हाथ दे दिया, बोला गाड़ी रोको गाड़ी रोको। उस दिन भाई साहब खुशी खुशी मैंने चालान कटवाया। मैंने कहा इस बहाने रुपए चेक हो जाएंगे। मैंने जेब में से निकाले, गिने पूरे 8100 थे। 100 का चालान काट के बाकी के अंदर लगा लिया अंटी में। मैंने कहा यहाँ से नहीं निकाल सकते। और जब उसको दोबारा पीछे बिठा के चलने लगा, बोला कवि जी मेरी वजह से आपका 100 रुपये का चालान कटा, ये पकड़ो 100 रुपये। मैंने कहा तेरे पास कहाँ से आए? जेल में तो सिक्के तक नहीं ले जा सकते। बोले क्यों भी आपने 100 रुपये का चालान नहीं कटवाया? मगर पुलिस वाले का ही मामला साफ कर दिया तूने। अरे ये क्या कर दिया तूने? उस चालान पे मेरा नाम लिखा है, मेरा एड्रेस लिखा है, मेरा फोन नंबर लिखा है, और मुझे घर से उठा लेंगे। बोले जी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं होगा? बोला जी मान लो। मैंने कहा ऐसे कैसे मान लूं? तो बोला नहीं मानते तो लो चालान बुक भी रख लो। ऐसे ऐसे जेब कतरे भाई साहब दिल्ली में। और मैंने, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जेब कतरों में देशभक्ति नहीं होती। 4 पंक्तियां लिखी मैंने, और 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और हाथों को खोलिएगा कि जेब कतरे का बेटा बोला, जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। ऐसी देशभक्ति को हम नमन करते हैं। वो पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस सप्ताह मना रही थी अपनी दिल्ली में, ट्रैफिक पुलिस सप्ताह। एक व्यक्ति को हाथ दिया, बोला गाड़ी रोको गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोकी। बोला घबराओ मत, आपने लाल बत्ती भी पार नहीं की, आपने सीट बेल्ट भी लगा रखी है, आपकी स्पीड भी लिमिट है। हम ट्रैफिक पुलिस सप्ताह मना रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। अब आप बताइए इस 1000 रुपए का सबसे पहले क्या करेंगे? बोला जी लाइसेंस बनवाऊंगा। साथ में बैठी थी उसकी माँ, मजा तो अब लेना।
साथ में बैठी थी उसकी माँ, बोली हाँ लाइसेंस बनवाएगा। और जो मकान मालिक एक हफ्ते से चक्कर काट रहे उसका किराया तेरा बाप देगा, दारू पी के कुछ भी बोलता रहता है। बोला अच्छा दारू भी पी रखी है। इतने में ही पिताजी की आंख खुल गई और सामने पुलिस वाले को देखते ही बोला मुझे पता था चोरी की गाड़ी में हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे ऐसे मामले होते हैं, ऐसा ऐसा निपटा देते हैं। तब कहीं मुझे कुछ याद आता है और मैं एक कविता से आपको जोड़ता हूँ, एक बहुत हास्य की कविता। कोरोना पिछले दिनों हुआ, कोरोना पर मैंने एक हास्य कविता लिखी और उसका मन हो आपको तो एक बार जरा सा आप दोनों हाथ एक बार खोल के तालियों से मुझे आदेशित करें, मैं कविता शुरू करता हूँ। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। नमस्ते। अपनी पत्नी, ऐसा लग रहा है पूरे समाज का लोड आप दोनों ही ले रहे हो, पूरा पूरा वजन आ गया ऊपर। अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद में पुलिस की परमिशन लेके उससे जेल में मिल के आया, तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना, ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है भैया, मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहां ज्यादा आराम है। तालियां वालियां बजा दो जरा एक बार। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहां मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू भी किसी तरह लॉकडाउन तोड़ दे, यहीं आ जा। वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्नी ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी, मार्च समाप्त होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर। वो अब तक घूम रही है हाथों में लगाई सैनिटाइजर। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था, उसकी जान को भी पड़ गया लोचा, अगले को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, अगर अग्रिम पंक्ति में जो बैठे हैं युवा, उनके लिए जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक कर दिया। मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सिर पे बंधवा लो सेहरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम सब तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है। बढ़िया। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लव गुरु हो गया, क्योंकि जिस दिन उसकी साड़ी उससे मिलने आई उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। अब तो जीजा जब भी बोरियत फील करे, साली के साथ छत पे चढ़ जाए, और अगला तो चाहता ही है ये लॉकडाउन 2-4 महीने और बढ़ जाए। एक सब्जी वाला बोला बहन जी सब्जी ले लो, इतना सुनते एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला साले बहन जी नहीं जीजा जी हूं, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। अच्छा इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। अभी कुत्तों की बड़ी बात हो रही थी, इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागे किस पर भौंके, खाली पड़े पड़े फूल गए, क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। अच्छा इस लॉकडाउन ने
कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया। तालियां इन पंक्तियों पर आए कि इस लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया। और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया, अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं, भेद खुल गया, रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। भेद खुल गया, रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। और कुछ कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुंदर नाव में हो गया वो छेद, क्योंकि बचाए गए पैसों से कहां कहां गुलछर्रे उड़ाए, खुल के आ रहे हैं सारे के सारे भेद। लेकिन कविता जिस पंक्तियों के लिए मैंने लिखी वो अंतिम पंक्ति आपको सौंपता हूं कि थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा। थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा। कितनी शुद्ध हवा हो गई। और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। वाह 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 वाह। इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं है दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी। और हम तो चाइना को ये बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि वो तो कीड़े ही खाते हैं, उनका तो नाश्ता हो जाएगा। तो इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं है दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी। और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी, कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। और कविता की अंतिम दो पंक्ति आपको सौंपता हूं कि इस कोरोना से कैसे निपटे, इस महामारी से कैसे निपटे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है। 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 और मित्रों, अभी प्रीति जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ करा, सैनिकों की बात की। मैं भी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सैनिकों के लिए कि जो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जिनके भरोसे हम यहाँ मेला मना रहे हैं, होली दिवाली मनाते हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सैनिक के लिए पूरा वतन परिवेश है उसका। सैनिक के लिए पूरा वतन परिवेश है उसका। हरदम मौत से खेले तिरंगा वेश है उसका। और जिसका हर दिवस होता सदा त्योहार के जैसा, सैनिक के लिए होली दिवाली देश है उसका। सैनिक के लिए होली दिवाली देश है उसका। और तालियां देखिए, इतना कमजोर है इन सैनिकों के लिए जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं -50 डिग्री टेम्परेचर में। मैंने एक सैनिक से पूछा, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत तुम्हारे अंदर कहां से आती है जो तुम 10-10 दुश्मनों को उठा के एक साथ फेंक देते हो। मुझे जो जवाब मिला वो जवाब आपको सौंपता हूं कि लोहा लेता है शत्रु के सैनिक वो 10-20 से। लोहा लेता है शत्रु के सैनिक वो 10-20 से। धरा रक्त से लाल करेगा वो दुश्मन के शीशों से। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत भला कहां से पाई है। शीश गर्भ से उठा रहा है बस मां के आशीषों से। शीश गर्भ से उठा रहा है बस मां के आशीषों से। मां दुनिया का सबसे छोटा शब्द, लेकिन पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर समा सकता है। और वो मां जो 9 महीने अपने बच्चों को गर्भ में रखकर सीमाओं की रक्षा के लिए भेज देती है, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही सम्मान करे। शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही सम्मान करे। और सब जनगणमन जिनके कर्मों का गुणगान करे। शीश झुकाऊं, चरण पखारूं, पहले हर उस माता के अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे। अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर मैं भारत माता को नमन करते हुए अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना। मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना। जुबान से कह दिया भारत तो कोई नाम क्या जपना। धड़कता दिल में वंदे मातरम, सांसों में जनगणमन। मिटो इस देश की खातिर तिरंगा ओढ़ कर अपना। मिटो इस देश की खातिर तिरंगा ओढ़ कर अपना। भारत माता की। लीजिए, रसिक गुप्ता साहब भी अब निमट गए। आप तालियां वालियां जहां अच्छा लगे वो बजा दिया करो, नहीं अच्छा लगे तो भी बजा दिया करो। चलो फंद कटा।
ये आपको थोड़ा सा ऐसा समझ लो, मतलब कवि सम्मेलन में क्या है, थोड़ा सा कवि के लिए एक्सीडेंटल। आइए अब कवि सम्मेलन को थोड़ा, मैं अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते क्योंकि समय किसी के पास बचा भी नहीं है, समय के लिए कुछ रहा भी नहीं है। जो समय के साथ चल पड़ा वो चल पड़ा, क्योंकि खबर ना पूछो मुझे किसी की खबर नहीं है, और अगर खबर है तो ये खबर है कि मुझको मेरी खबर नहीं है। अगर ओ बेखबर ले खबर हमारी, ये खबर आखिरी खबर है उखड़ा उखड़ा सा दम लबों पे, वो दम की कोई खबर नहीं। ऐसी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आइए मैं उस कवि को आपके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूँ। उसके लिए किसी चुटकुले की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी, मैं केवल इतना कहूंगा, मुझे याद आता है कि जब वो अपने अंदाज में चलते हैं तो एक अलग ही बात होती है, क्योंकि होठों पे मुस्कान दिलों में लिए खाई बैठे हैं। होठों में, मैं उन्हें बुलाने के लिए एक माहौल बना रहा हूं कि होठों पे मुस्कान दिलों में लिए खाई बैठे हैं। आज करने को हिसाब पाई पाई बैठे हैं। आज करेंगे बापूजी अपने दौलत की वसीयत, इसलिए पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। जब ऐसी व्यंग की बातें होती हैं, क्यों व्यंग जब निकलता है तो किस तरह, तो आइए मां उन्हें आमंत्रित करता हूं, इन शब्दों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि जब उनके शब्दों से, उनकी कविताओं से, उनकी कविताओं से हास्य के झरने गुनगुनाने लगते हैं। उनकी कविताओं से, उनके शब्दों से हास्य के झरने गुनगुनाने लगते हैं। जब मंच पर हास्य के खिलाड़ी डॉक्टर केसरदेव मारवाड़ी अपना हास्य सुनाने लगते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई केसरदेव के लिए।